हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे ऑल अबाउट लीज एकोमोडेशन कि लीज एकोमोडेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे ले सकते हैं, इस सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो इस पे आपको ज़्यादा वीडियो मिलेंगे नहीं, ज़्यादा डिटेल आपको जानकारी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो उस पर्पज़ से, और दूसरा कि न्यू ज्वाइनी जो होंगे ऑफिसर्स जो ज्वाइन कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये यूजफुल होगा, ठीक है। क्योंकि कल ना हो के उनको लीज एकोमोडेशन चाहिए, तो ये थोड़ा सा उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो यार, ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए अप्लीकेबल होता है, क्लर्क के लिए नहीं होता। थोड़ा सा ये सैड है, क्योंकि मैं भी जब क्लर्क था तो ये थोड़ा सा दुख होता था कहीं ना कहीं कि यार आप या तो ऑफिसर्स हो या क्लर्क हो, रेंट तो आपके लिए सेम रहेगा ना। आप मान लो किसी सिटी में रेंट है 10,000, ठीक है। तो आप एज ए पीओ लेने जाओ या आप एज ए क्लर्क लेने जाओ, रेंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। रेंट तो आप कम करके नहीं देंगे ना आपको। तो क्लर्क में आपको सिर्फ एचआरए मिलते हैं, ठीक है। लीज एकोमोडेशन नहीं मिलता, ऑफिसर्स में लीज एकोमोडेशन मिलता है। तो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। पहली बात लीज एकोमोडेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में यदि बात करें ना, तो जब आप कोई रूम लेते हो या फ्लैट लेते हो रहने के लिए, ठीक है, तो उसका जो रेंट होता है वो बैंक पे करती है, डैट इज़ लीज एकोमोडेशन। अब होता क्या है कि बैंक के क्वार्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे बैंक्स के होते हैं क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स का नंबर जो होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। उसमें आपको नंबर लगे दिखेंगे, 100, 200, 300, 400 ऐसे करके, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ को बैंक क्वार्टर नहीं प्रोवाइड कर सकती है। और जो एक बार क्वार्टर में गए वो जल्दी क्वार्टर से छोड़ते नहीं हैं, वैकेट नहीं करते हैं, इसलिए क्वार्टर में हमेशा मिलना मुश्किल होता है, ठीक है, नए जगह पे। और जब तक आपका क्वार्टर में नंबर आएगा तब तक आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इशू होता है। तो उसका सब्स्टिट्यूट है लीज्ड एकोमोडेशन कि आप रूम खुद से ढूंढ के लीजिए और जो उसका रेंट होगा वो बैंक पे करेगी ठीक है। अभी द अमाउंट ऑफ लीज्ड एकोमोडेशन की बात करें तो अमाउंट देखो फिक्स होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कितना का भी रूम ले ले और वो बैंक पे करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। इसका आपको बैंक टू बैंक वेरी करती है कि क्या लिमिट होता है, सैंक्शन लिमिट क्या होता है लीज एकोमोडेशन का, और वो स्केल वाइज डिफ़र करता है। स्केल 1 का थोड़ा कम होता है, स्केल 2 का ज़्यादा होता है, ऐसे करके वो वेरी करता है, ठीक है। और बैंक टू बैंक भी वेरी करता है और रीजन टू रीजन भी वेरी करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सारे बैंक का जो होता है ना वो मेट्रो सिटी में होता है। मेट्रो सिटी में मेनली दो को काउंट करते हैं, दिल्ली और मुंबई के लिए, ठीक है। दिल्ली मुंबई को काउंट करते हैं, उसके बाद मेजर ए सिटी, मेजर बी सिटीज़, रूरल सिटीज़ ऐसे करके काउंट करते हैं, ठीक है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से या फिर कॉस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, ये हिसाब से थोड़ा वेरी करता है रेंट, ठीक है। तो मेरे बैंक का यदि बात करें तो मुंबई में एट प्रेजेंट 30,000 है स्केल 1 का, ठीक है। तो बाकी जगह पे अलग अलग उसका सैंक्शन लिमिट है, वो आप देख सकते हैं डिटेल, ठीक है। डिटेल आपको जो भी वेलफेयर स्कीम्स का पीडीएफ्स आते हैं ना उसमें आपको मिल जाएंगे कि कौन से सिटी में कितना रेंट सैंक्शन है आपके स्केल का, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि एचआरए वर्सेस लीज्ड। देखो एचआरए उनके लिए ना, मान लो कि किसी का पोस्टिंग उनके होम स्टेट मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में हो गया, ठीक है, आपका घर आसपास है, उस केस में आपको एचआरए मिलेगा, लीज नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा किस्मत जल्दी नहीं होता है कि आपको बगल में मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरली लीज अकोमोडेशन ही प्रीफर होता है। एचआरए मेनली 9%, 10% और 11% मिलते हैं लोकेशन के हिसाब से। तो कोई क्यों ही लेगा यार, जब लीज मिल रहा है तो एचआरए कोई क्यों लेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लीज अकोमोडेशन वंस लेना स्टार्ट करते हो तो एचआरए वाला जो कंपोनेंट होता है ना आपके सैलरी स्लिप में वो हट जाएगा, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा। मतलब उतना आपको कम सैलरी मिलेगा और कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, नॉमिनल 130, 140 करके कुछ आपको मतलब लीज एकोमोडेशन का कुछ वो डिडक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि अमाउंट सेंक्शन जो है वो लेस देन रेंट है, अब आपको लगेगा कि मतलब ऐसे कैसे कम होगा, तो होता है यार, ठीक है। आपने मान लो कोई अच्छा सा घर देखा, वो 35,000 का मिला, ठीक है, तो आपका लिमिट है 30,000 का, उस केस में 5,000 आपको खुद से पॉकेट से देने पड़ेंगे। उसमें बैंक आपको बढ़ा के कुछ नहीं देगी, बैंक का जो लिमिट है वही देगी, आप अपना बढ़ा के ले सकते हैं। और लेना पड़ता है यार, समटाइम्स आपको सेंक्शन लिमिट में नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो सेंक्शन लिमिट जो है ना एक तरह से समझो कि मिनिमल है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई।
तो अब मान लो किसी का 35 है, तो आप बैंक आपको 30 देगी, बाकी 5 आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे और वो कट के आपके ऑनर के अकाउंट में जाएगा ऐसा, ठीक है। उसका प्रोसेस का बात कर लेते हैं कि लीज रिकमेंडेशन आप कैसे अवेल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले यदि आप नए जगह पे जाते हो ना, तो रूम ऐसे ढूंढ नहीं सकते हो आप कि जा के ऐसे पूछ रहे हो कि रूम खाली है कि नहीं, रूम खाली है कि नहीं, ऐसे करके नहीं पूछ सकते, क्योंकि जगह बड़ा है और आपके लिए अननोन जगह है, तो ऐसे नहीं। तो वहाँ पे ब्रोकर का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो आप ब्रोकर को कांटेक्ट करते हो, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से या जैसे भी, या बैंक में आप ब्रांच ज्वाइन करते हो तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ब्रोकर के कांटेक्ट ऐसे करके, ठीक है। तो आप उनके थ्रू रूम देखते हो, रूम आप अवेल करते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि आप रूम फाइनल करते हो, रूम ऑनर से बात करते हो, जो भी आपका बजट होता है उसमें या उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आपका रूम फाइनल हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या, मतलब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, वैसे बैंक टू बैंक वेरी करते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो एग्रीमेंट का होता है ना, वो सबके सेम ही होते हैं लगभग। आपके वो जनरली आपको ब्रोकर ही ये करवा देगा काम। तो एग्रीमेंट बनता है आपके आपके और रूम ऑनर के बीच में, ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट मेनली वही लगते हैं, आपके ऑनर का आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल में आपका लाइट बिल, गैस कनेक्शन बिल, जो भी है वो चीज़ें, और उसके बाद उसका कैंसिल चेक, ठीक है, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। तो ये सारी चीज़ें करके एग्रीमेंट बनाया जाता है। जनरली ये सब ऑनलाइन हो जाता है, 10-15 मिनट में बन जाता है, ठीक है। और उसका फिर पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, वो भी ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर से आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है, जो आपका एग्रीमेंट बनेगा उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ का बना रहे हो। मिनिमम आप 11 महीना का बनता है, मैक्सिमम आप कितना भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो 50% आपको और ऑनर को पे करने होते हैं, ठीक है। जो भी आपका एग्रीमेंट बनाने आया है, मतलब, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस है वो आप 50% आप दोनों को देना होता है, ठीक है। ये चीज़ें करके एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट बनने में आपको जो पेपर आने में लग जाता है, 5-6-7 दिन लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो वेरीफाई होकर पुलिस वेरिफिकेशन ये सब होकर आपको एग्रीमेंट मिल जाएगा। फिर वो आप सबमिट कर दो अपने बैंक के जो भी आपका HR कनेक्ट होता है, ठीक है, उसमें आप अपलोड कर दीजिए जाके, और फिर वो अप्रूव होता है सर्किल से, ये रीजन से, ठीक है। अप्रूव होने के बाद आपका वो सैंक्शन होता है आपका। फिर आप एज यूजुअल जो भी आपका रेंट है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सब आप पे कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोकरेज की बात करें तो देखो यार, ब्रोकरेज पेएबल होता है। आपको कोई फ्री में तो रूम दिखाएगा नहीं, कोई सर्विस देगा नहीं, तो ब्रोकरेज पेएबल होता है। लेकिन ब्रोकरेज का चार्जेस आपको मेनली यही होता है कि रूम का जितना होता है ना, उतना ही रेंट के बराबर, 1 मंथ के रेंट के बराबर ब्रोकरेज चार्जेस आपसे लेते हैं, और ये बैंक आपको पे करती है, ठीक है। बैंक आपको फर्स्ट टाइम पे करेगी। सपोज किसी एक सिटी में आप गए, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना एक रूम में रहे, फिर रूम चेंज कर लिए, फिर ब्रोकरेज चार्जेस देगी, ऐसा बार बार आपको नहीं देगी। एक सिटी में आपको एक बार वो ब्रोकरेज चार्जेस देगी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है बैंक से। उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक टू बैंक वेरी करता है, कि आपका रेंट का 6 टाइम, रेंट का 3 टाइम्स, ऐसे करके, ठीक है। मैक्सिमम अप टू रहते हैं कि 6 टाइम्स तक आपको देती है बैंक, ठीक है। लेकिन मेनली 6 टाइम्स तक होता नहीं है, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे करके ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको बैंक देती है, ब्रोकरेज चार्जेस भी फर्स्ट टाइम के लिए आपको देती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आपको नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये मेनली ये प्रोसेस है। एक बार इसका आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है, एक बार आपका ये सारे चीज़ हो गए, फिर आपको स्मूथली कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब सैंक्शन हो जाता है, फिर अब बैंक के एक अकाउंट होता है, वहाँ से आप ब्रांच से खुद से रेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनर के अकाउंट में, ठीक है। हर एक मंथ आप मंथ के स्टार्टिंग में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मैनुअली करना होता है, ऐसा ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, आपको स्टाफ से करवाना होता है या खुद से कर सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। और लीज रिकमेंडेशन में देखो कुछ डिफ़िकल्टीज भी हैं। वो डिफ़िकल्टीज क्या फेस करने पड़ेंगे आपको, वो बताता हूँ। पहली बात तो ये कि देखो, जो भी बैंक आपको रेंट पे करेगी ना, उस पर TDS डिडक्ट होते हैं 10%, ठीक है। जैसे आपका सपोज 30,000 का रूम है, तो उस पर 10% TDS यानी 3,000 TDS कट के 27,000 उसके अकाउंट में जाएगा। वो TDS आप
का ऑनर जब ITR रिटर्न फाइल करेगा तो उस टाइम वो क्लेम कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऑनर्स जो है वो ITR रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उनका ये बोलना होता है कि मेरे को ये TDS ये सब के झमेले में नहीं पड़ना है, मेरे को 3,000 आप एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है। तो मतलब आपके रूम 30 का नहीं 33 का हो गया, 30 आपको बैंक दिया, 3,000 जो TDS कट रहा है वो भी आपसे लेंगे, ठीक है। कुछ ऑनर्स ऐसे होते हैं जो ITR रिटर्न फाइल करते हैं, उन्हें नॉलेज होती है कि हाँ मतलब TDS का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, TDS कटता है रूम रेंट पे, तो वो एग्री होंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको 100 में से 95 वाले जो होंगे ना, वो आपको इस बात से एग्री नहीं होंगे। वो बोलेंगे जो TDS कट रहा है वो आप तो बाद में जब फाइल होगा तब देखेंगे, ठीक है। अब बाद में डिपेंड करता है, यदि वो जेन्यून है फाइल करता है तो आपको रिटर्न देगा वो, नहीं तो नहीं भी दे सकता है। तो मान के चलो कि वो एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। तो ये पंगे हैं, तो मोस्टली सब जगह ही है, ठीक है। मेट्रो सिटी में है तो और सब जगह तो होंगे, तो ये थोड़ा सा इशू है। उसके बाद एडवांस पेमेंट का देखो, स्टार्टिंग में आपका जो जब आप एग्रीमेंट बनाते हो बैंक में सबमिट करते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है कि 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको 10 दिन 15 दिन कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, डिपेंडिंग अपन RO ZO CO जो भी आपका सेंक्शन अथॉरिटी होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आपका जो ब्रोकर है या जो रूम का ऑनर है वो तो मानेगा नहीं, उसको थोड़े ना पता है कि आपका मतलब प्रोसेस में चल रहा है या टाइम लगेगा, उसको तो भाई एडवांस चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपके पॉकेट से जाने वाले हैं कुछ, ठीक है। आपका सिक्योरिटी का जो भी मान लो 1 लाख है तो वो जाएगा, ब्रोकर का जाएगा, फिर से आपका 1 मंथ का रेंट जाएगा, तो ये आपको पॉकेट से देना पड़ेगा। और पॉकेट से देना पड़ेगा इन द सेंस कि वो मिल जाएंगे आपको, जैसे ही आपका वो सेंक्शन होता है एग्रीमेंट, वैसे ही आपको वो रिफ़ंड आएंगे, मिल जाएंगे बैंक से, उसके लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि एक साथ आपको 1 लाख 2 लाख करके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इशूज़ होता है। अब कोई न्यू ज्वाइनी है, न्यू कमर है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट था लीज्ड एकोमोडेशन के बारे में। होप मैंने सारे डाउट क्लियर किए होंगे। स्टिल आपको कुछ लगता है कि रह गया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।